गुड आफ्टरनून ऑल। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि सीक्वेंस वाइज ट्रेनिंग डालेंगे और उसमें अपलोड करेंगे ताकि आपको जानकारी हो, तो आज हम सेफ्टी प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग की जानकारी आपको देंगे, जो सही में रियल लाइफ में आप जब वर्कप्लेस पे काम करेंगे उस टाइम आपको सही में उपयोग में आएगी और आप उसके ऊपर काम करके वर्क सेफ कर सकते हो, वर्क एरिया सेव कर सकते हो और इंजरी को रिड्यूस कर सकते हो। तो विल स्टार्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड हजार्ड एनालिसिस। सेफ्टी ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेफ्टी ऑब्जर्वेशन किस तरह किए जाते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है और उसको कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, क्या सिविरिटी है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके ऊपर आज हम काम करेंगे। कौन सा ऑब्जर्वेशन कौन से कैटेगरी में आता है, सिविरिटी 1 है 2 है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहले जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, हिराची ऑफ ट्रायंगल, जो थ्योरी का है इंसिडेंट रेशियो के लिए, अगर आप देखते हो अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट हजार्ड, ये जब 3 लाख होता है तो जाके आपको 30,000 नियर मिस, फर्स्ट एड और ये सारी चीजें आपको रिजल्ट में आ जाती है। और एलटीआई, जिसको लास्ट टाइम इंजुरीज कहा जाता है, एलटीआई एक्सीडेंट, जो 300 होने हैं। उसके बाद सीरियस इंजुरी, मतलब कोई परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर किसी का हाथ में बड़ा फ्रैक्चर हो गया जो काम नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी कमर से आदमी गया, तो ऐसी चीजें होती है जो 30 होती है और वो सबके पीछे एक फैटल होता है। फिर अब बात करते हैं हम लोग हिराची डोमेन्स थ्योरी की। तो सबसे पहले सोशल एंड इन्वायरमेंट, मतलब जो भी सोशल एरियाज है, हमारा इन्वायरमेंट्स है, उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा, फॉल्ट ऑफ द पर्सन, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी मिस हैपनिंग या फिर क्लोज फॉल, नियर मिस, जब तक आदमी का फॉल्ट ना हो तब तक क्रिएट नहीं होती है। सेकंड, अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट मतलब क्या, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी की वजह से कुछ अनसेफ कंडीशन क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक अनसेफ एक्ट किया, रोड पे एक पत्थर फेंक दिया, दिस इज द अनसेफ एक्ट, जो मैंने किया है जिसकी वजह से कुछ अनसेफ कंडीशन क्रिएट होगी। सेकंड आते हैं हम लोग एक्सीडेंट पे, एक्सीडेंट इफेक्ट। अभी एक्सीडेंट के जो इफेक्ट होते हैं, नॉट फॉर कंपनी ओनली, जो भी एक्सीडेंट के इफेक्ट होते हैं हमारे परिवार पे होते हैं, समाज के ऊपर होते हैं और हमारे ऊपर भी होते हैं। जो उनका पेन है एक्सीडेंट का, जो भी उसके डिसएडवांटेज है, वो हमको और हमारे परिवार को सर्वाइव करना पड़ता है। फिर है इंजुरी। एक्सीडेंट के बाद कुछ ना कुछ तो इंजुरी होती है, जैसे कि मानिए मैंने पहले बोला था, किसी के हाथ में लग गया, किसी के पैर में लग गया, किसी के किसी भी ऑर्गन में कुछ इंजुरी होती है, उसको हम इंजुरी बोलते हैं। फिर बात आती है कॉज ऑफ इंजुरीज का। मोस्ट ऑफ द इंजुरीज आर कॉजेड बाय, अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको अनसेफ कंडीशन एंड इक्विपमेंट फेलियर का जो कॉलम है उसमें खाली आपको 4% दिख रहा है, बाकी 96% अनसेफ एक्ट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फिर रिएक्शन ऑफ पीपल, फिर है प्रोसीजर्स एंड प्रोसीजर वायलेशंस, पोजिशनिंग ऑफ पीपल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, हाउसकीपिंग एंड ऑर्डर लाइनिंग एंड एर्गोनॉमिक्स। तो ये सारी चीजें होती है अनसेफ एक्ट एंड रिस्क बिहेवियर इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट बिहेवियर। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में आप काम करते हो, वो वहां का ऑर्गेनाइजेशन, वहां के उनका थॉट, माइंड का थॉट और सेफ्टी के लिए कितना उनका सपोर्ट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर किस तरह से आप बदल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक अच्छी कंपनी में जाते हो, वहां पे अगर कल्चर होगा, नहीं हमको सेफ काम ही करना है, थोड़ा डिले हो गया चलेगा, लेकिन हमको प्रॉपर मेथड स्टेटमेंट के साथ, रिस्क असेसमेंट के साथ या फिर पीडीसीए साइकिल के साथ हमको काम करना है, ठीक है। नोट कंडीशन एंड इक्विपमेंट, ये सारी चीजें आपको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में ब्रीफ कर रहा हूं। तो पहला अनसेफ एक्ट, आप देख रहे हैं अनसेफ एक्ट। अभी यहां पे पूरी तरह आपको दिखाई दे रहा है व्हाट इज एन अनसेफ एक्ट। तो ये क्लियरिफिकेशन के लिए मैंने कुछ फोटोज लगाए हैं। यहाँ पे एक्सेस है, उसके पास रेलिंग भी लगा है उस स्टेयरकेस के ऊपर। स्टेयरकेस में रेलिंग है, सारी चीजें है, पर पर्सन नॉट यूज, मतलब आदमी वो रेलिंग का इस्तेमाल न करते हुए वहां से चल रहा है। अगर गलती से स्लिप हो गया, इम्बैलेंस हो गया तो वो गिर सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग अनसेफ एक्ट। सेकंड अनसेफ एक्ट का एग्जांपल है नॉट यूजिंग प्रॉपर स्पैनर।
जो साइज का स्पैनर हमको यूज करना चाहिए वो साइज का नहीं यूज कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो थंब रूल है राइट टूल्स फॉर राइट जॉब, वो कहीं ना कहीं बाईपास हो रहा है, जिसकी वजह से ये पैनल स्लिप होके इंजरी भी हो सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। सेकंड, यहाँ पे हुक लच का इस्तेमाल नहीं किया है, बिना हुक लच के उन्होंने मटेरियल लोड किया है, मतलब लिफ्ट कर रहा है, गलती से अगर थोड़ा सा अनइवन स्पेस में या फिर कोई जर्क आए तो वो हुक से भी सटक सकता है, मतलब मटेरियल नीचे गिर सकता है। ये हो गया अनसेफ एक्ट, ठीक है। फिर आती है बात अनसेफ कंडीशन पे। तो अनसेफ कंडीशन क्या है? इट इज नॉट अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन कोई अनसेफ एक्ट नहीं है, पर अनसेफ एक्ट की वजह से अनसेफ कंडीशन क्रिएट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऑब्स्टेकल दिख रहा है आपको ये मशीन का पाथवे पे, वो किसी न किसी की लापरवाही की वजह से ये मशीन ऑब्स्टेकल हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको माउंट करना रहेगा तो हो सकता है इंजीनियर ने सही से उनको गाइड नहीं किया हो, या फिर वर्कर सही से समझे ना हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गया हो, ठीक है। सेकंड, स्टीम लाइन और वाटर लाइन का जॉइंट एक जगह दे दिया, तो इसमें क्या होगा, जब हम प्रिवेंटिव या करेक्टिव मेंटेनेंस करेंगे उस टाइम पे हमको यहाँ जाना पड़ेगा और उस टाइम दिक्कतें फेस होगी। अगर यही चीज थोड़ा सा दूर में होता तो हम लोग इजी टू एक्सेस कर सकते थे और इसका कोई दूसरा साइड इफेक्ट्स नहीं होता। थर्ड, ये बैरियर देख रहे हैं आप, बैरियर पूरा रोड पे आ गया है, इसका मतलब किसी न किसी ने अनसेफ एक्ट किया है, कोई चीजें समझी नहीं होगी या फिर समझाई नहीं गई होगी, या फिर किसी न किसी रीजन से ये चीजें आपके सामने इस तरह से माउंट हुई है, जो अनसेफ एक्ट की वजह से अनसेफ कंडीशन आज क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्यों करना है। बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या बेनिफिट्स होती है? पहला, प्रिवेंट इंजुरी एंड प्रॉपर्टी लॉस। कोई भी ऑब्जर्वेशन हम लोग इसलिए करते हैं कि यहां गलती है, वहां गलती है, उसको कैसे सुधारना है, उसके ऊपर क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, क्या मिटिगेशंस लेने हैं, उनके पीछे एक ही चीज है, मतलब प्रिवेंट इंजुरी एंड प्रॉपर्टी लॉस। सेकंड, रेनफोर्स पॉजिटिव सेफ बिहेवियर। कोई भी चीज को हम लोग जो ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई चीज समझा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव बिहेवियर्स होता है, जो सकारात्मक भावना बोलते हैं हम लोग, वो उसमें आती है और लोग उसमें अवेयरनेस और नॉलेज की वजह से वो लोग सीखते हैं और सुरक्षित कार्य में आगे बढ़ते हैं। फिर रेस सेफ्टी अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता लाना, लोगों को एजुकेटेड करना, लोगों को ट्रेन करना, ये सारी चीजें होती है। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, कोई भी चीज स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर रैलिंग लगा रहा हूं तो रैलिंग का एक स्टैंडर्ड है, अगर मैं 200 पे मिड रेल लगा दूं, टॉप रेल लगा दूं तो नहीं चलेगा, उसके आईएस कोड है, उसके हिसाब से सारी चीजें करनी चाहिए और सारे स्टैंडर्ड प्रॉपरली इस्टेब्लिश होने चाहिए। फिर टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड वाइज जो काम हो रहा है उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये चीजें भी इंश्योर करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज एज पर स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग अचीव कर पाएंगे। टेस्ट कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, जो भी कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि कहीं रैलिंग नहीं है, हम लोग अगर बोले कि रैलिंग लगवाइए, उस केस में वो रैलिंग का हाइट है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं, जो पाइप यूज हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, उसका मिडरेल स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रॉपर साइज पे आ रहा है कि नहीं, वो प्रॉपरली वेल्ड हो रहा है कि नहीं। थर्ड, उसमें कोवर्ट प्रॉपरली उसी साइज के लगे कि नहीं। ये सारे कंप्लायंसेस हमको एज पर द स्टैंडर्ड चेक करने। फिर आते हैं हम लोग आइडेंटिफाई वीकनेस इन द सेफ्टी सिस्टम, कि उसमें वीकनेस क्या है, कि क्यों हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, वो चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहां पे गैप है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, किसी के पास मटेरियल की कमी है, वो साइज का मटेरियल है तो मटेरियल अरेंज करके देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, किसी को वो चीज समझ में नहीं है तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। कोई टूल्स टैकल्स नहीं है तो वो देना पड़ेगा। उसमें क्या वीकनेस है, क्यों हम अचीव नहीं कर पा रहे, क्यों हम लोग प्रॉपरली स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर एनालिसिस करके उसके ऊपर हम लोग को सपोर्ट में और काम में थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा।
आइडेंटिफाई एंड करेक्ट अनसेफ सिचुएशन, वो चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कहाँ पे लूपहोल है, कहाँ पे गैप है, और क्या हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं, कहाँ हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मानिए कोई मशीन में गार्ड नहीं है, हमने उसमें एक आधा क्या बोलते हैं उसको, जाली लेके कवर कर दिया, पर उसको स्टैंडर्डाइज मतलब उसके हिसाब से प्रॉपरली मेजर करके एक गार्ड बनवा के उसमें माउंट करना पड़ेगा। मोटिवेट द पीपल, ये सारी चीजें होने के बाद लोगों को मोटिवेट भी करना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और भी अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं और अवेयरनेस ला सकते हैं। ये सारी चीजें करके हम लोग लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑब्जर्वेशन कैटेगरी। ऑब्जर्वेशन कैटेगरी में मैंने जैसे बोला था आपको 6 स्टेप है, 6 कैटेगरी है। तो उसमें पहला द रिएक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। दूसरा द पोजिशनिंग ऑफ पीपल, ठीक है। क्लोथिंग एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट, रूल्स एंड प्रोसीजर एंड ऑर्डर लाइन। इसमें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। हम देखते हैं अभी रिएक्शन ऑफ पीपल, आदमी का रिएक्शन क्या होता है जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं या फिर किसी चीजों को अंजाम देते हैं, मतलब कोई भी कार्य हो। अभी हो सकता है कि मैं गाड़ी में किस तरह बैठ रहा हूं, ये भी एक मेरा रिएक्शन है, या फिर मैं गाड़ी का गेट किस तरह बंद कर रहा हूं, ये भी मेरा एक रिएक्शन है, ठीक है। उसी तरह आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है, हो सकते है किसी सोच विचार में है जिसकी वजह से उन्होंने चेयर पे इस तरह का रिएक्शन देके अपनी पोजीशन आउट कर रखी है, जैसे कि वो कभी भी गिर सकते हैं। अगर गलती से गिर गए तो पीछे में आपको टेबल का एज दिख रहा है, हो सकता है चेयर का पैर भी टूट सके, और भाई साहब हमारे देख रहे, तो इनको ये सारी चीजें है तो इमीडिएट स्पॉट करेक्शन में आती है, हम लोग इमीडिएट स्पॉट करेक्ट उसको कर सकते हैं। फिर है पोजिशनिंग ऑफ पीपल, जैसे आप देख रहे हो कि मैडम जहां जिस अलमारी से डॉक्यूमेंट खोज रही है, ऊपर का डोर बाहर आया है, अभी अगर खड़े हो जाएंगे तो उनको सर में चोट भी आ सकती है। तो अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इसका अलाइनमेंट आउट है, हो सकता है मैडम ने उसको खोल के रखा है और बंद करना भूल गई है, हो सकता है कि वो ड्रॉप ही जाम है, या फिर हो सकता है किसी ने मजाक मस्ती में उसको खींच लिया है। ये सारी चीजें होती है। तो हम लोग को पोजीशनिंग, हमारे बैठने की पोजीशन, हमारी काम करने की पोजीशन, किसी भी जगह पे मैं अगर काम कर रहा हूं तो वो पोजीशन मुझे सुनिश्चित करनी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी दिशा से हवा आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐसा वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो वेल्डिंग का जो फ्यूम्स निकलेगा वो मेरे पूरे बदन में आएगा और मैं उसको इनहेल करूंगा, मेरी तरफ आएगा। तो ये मेरी पोजीशन में चेंज करके उसको अपोजिट डायरेक्शन में भी खड़ा होके वो चीज मैं अवॉइड कर सकता हूँ। फिर आते हैं क्लोथिंग एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो तीसरी कैटेगरीज है। कोई भी क्लोथिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्वालिटी का इस्तेमाल करें, दूसरा चीज करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत बार क्या होता है, लोग हेलमेट लगाते हैं, चिन स्ट्रिप नहीं लगाते। जब ऊपर से कोई, ऊपर में मानिए मैं हाइट पे हूं, किसी ने मुझे आवाज दिया, मैंने नीचे देखा, तो वही हेलमेट नीचे गिर सकता है या फिर किसी को इंजुरी हो सकती है। तो पीपीई भी हम लोग को यूज करना है तो प्रॉपर तरीके के साथ करना है और प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का करना है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी यूज कर लिया मतलब हो गया। फॉर एग्जांपल कुछ मैंडेटरी पीपीज होती है जो मैं प्लांट के अंदर किसी भी प्रवेश करता हूँ उस टाइम मुझे पहननी है। कुछ जॉब स्पेसिफिक पीपीज होती है, अगर मैं वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ तो वेल्डिंग की अलग पीपीज है, सिविल में काम कर रहा हूँ, किसी एक्सकेवेशन के अड्डे में उतर रहा हूँ तो उसकी अलग पीपीज है, या फिर हाइट पे काम कर रहा हूँ तो उसके भी अलग है। तो इस तरह के होता है। और दूसरा एक होता है अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, रेस्पिरेटर्स, ये सारी चीजें जैसी जरूरत वैसे हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा वो पीपीई अच्छे क्वालिटी की है या नहीं है, अच्छी है या फिर डैमेज है, वो देख के हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। टूल्स एंड इक्विपमेंट, उसमें 2-3 चीज आती है। अभी अगर चौथी कैटेगरी हम लोग देखें टूल्स एंड इक्विपमेंट की, तो उसमें आपको दिख रहा है 2-3 कैटेगरी दिख रहा है। आपको ये साइड का पिक्चर्स भी दिख रहा है और ये साइड का पिक्चर्स भी दिख रहा है। पहला बात तो आता है टूल्स का सिलेक्शन। आप टूल्स खरीदते समय किस तरह का सिलेक्शन करते हैं, उसका मेक कैसे होता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, हमारी जरूरत उसमें फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। पहला तो ये हो गया। फिर उसको परचेस करना, परचेस करने के बाद देखना पड़ेगा कि वही क्वालिटी का टूल्स आया है कि नहीं आया, वही मेक का आया है कि नहीं है। उसके बाद उसके एमटीसी, मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट्स है या नहीं है, वो एमटीसी प्रॉपर इसमें
होता है, और आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो फिर उसका होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। फिर आता है चीज उसको यूज करने का। यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग, सही तरीके से यूज कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, ताकि वो डैमेज ना हो, थोड़ा ड्यूरेबल रहे और लॉन्ग टाइम चल सके। फिर आता है उसका हैंडलिंग, कि हम लोग उनको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये जो टूल्स हम लोगों ने प्रॉपरली रखे हैं स्टोर करके, उसको अगर हम लोग किसी मट्टी में या फिर रस्टेड जगह में फेंकेंगे तो इजीली डैमेज हो जाएंगे। और ये साइड में देख रहे हो आप, कुछ नॉन स्टैंडर्ड टूल है, कुछ सब स्टैंडर्ड है, कुछ डैमेज है। इस तरह के टूल्स ना हो, इस तरह के टूल्स इमीडिएट डिस्कार्ड करें और उसको सीज करें और अच्छे और क्वालिटी टूल्स का इस्तेमाल करें। फिर आता है उसका मेंटेनेंस। उसमें एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी होना चाहिए, तब जाके टूल्स हेल्थी रहेंगे, अच्छे रहेंगे और हम लोग यूज उसको कर पाएंगे। पांचवी कैटेगरी हमारी रूल्स एंड प्रोसीजर। तो ये कैटेगरी होती है क्वालिफाइड लोगों की कैटेगरी है, जो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी टास्क के लिए। तो पहला तो आता है आर अप्लीकेबल रूल्स एंड प्रोसीजर अवेलेबल। देखना पड़ेगा द इंसर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर टू डिस्क्राइब द बेस्ट वे टू फ्रॉम परफॉर्म रूटीन टास्क। रूटीन और नॉन रूटीन दोनों टास्क होते हैं। कुछ होती है जो कंटिन्यू हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग रूटीन बोलते हैं, और जो नॉन रूटीन होती है कुछ ऐसे ऐसे टाइम में आते हैं कि इमीडिएट आ जाते हैं, जिसको ऑन साइड प्लान करके हम लोग को फिनिश करना पड़ता है, तो उसको हम लोग नॉन रूटीन बोलते हैं। और जो कंटिन्यू हम लोग वही एक्टिविटी करें उसको हम लोग रूटीन करते हैं। फिर इंश्योर ओनली ट्रेनेड पीपल परफॉर्म द टास्क एंड दैट पीपल ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा आदमी किस काम के लिए सूटेबल है, कौन सा आदमी किस काम के लिए सूटेबल है। जैसे हमारा डेजिग्नेशन होता है, कोई रिगर होता है, कोई फिटर होता है, तो कोई वेल्डर होता है, तो वो कौन सा आदमी किस काम के लिए सूटेबल है, वो सारी चीजें इंश्योर करना पड़ेगा और खाली ट्रेनेड पर्सन को ही उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड, आर अप्लीकेबल रूल्स एंड प्रोसीजर। अभी जब प्रोसीजर वाइज हम लोग काम कर रहे हैं तो प्रोसीजर भी अवेलेबल होनी चाहिए। आर रूल्स एंड प्रोसीजर अवेलेबल, पहला बात वो आता है। अगर नहीं होते आपके पास रूल्स एंड प्रोसीजर तो आपको बनाने पड़ेंगे, उसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सेकंड, आल रूल्स एंड प्रोसीजर इज एडुकेट। अगर आपके पास है तो सारे रूल्स एंड प्रोसीजर एडुकेट है क्या उस एक्टिविटी के लिए, उस टास्क के लिए, या फिर हम लोग को कुछ एडिशनल ऐड करना पड़ेगा ऑन जॉब, उसमें कुछ और चेंजेस लाके उसको और भी अच्छा कर सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन। ठीक है, आल रूल्स एंड प्रोसीजर नो टू ऑल। जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर है कंपनी के या फिर किसी भी टास्क के, जो हम लोग बोल रहे हैं कि एज पर प्रोसीजर काम होना चाहिए। प्रोसीजर काम होगा अगर हमारे पास अवेलेबल होगा, वो एडुकेट होगा, लोगों को पता होगा, तो जाके प्रोसीजर वाइज काम होगा ना। उनको ट्रेनिंग दी होगी, उनको समझाया होगा, सिखाया होगा, तब जाके प्रोसीजर वाइज काम होगा। इधर होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लोग को देखना पड़ेगा आर रूल्स एंड प्रोसीजर नो टू ऑल। हमने सबको बताया क्या। फिर आते हैं हम लोग आल एम्प्लॉय अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड प्रोसीजर। जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो भी लाइन मैनेजर्स है, उनको वो सारी चीजें समझ में आई क्या, नहीं आई तो क्यों नहीं आई, हम लोग बताने में कम हो गए या फिर उनको समझने में कम हो गया, कहाँ पे गैप है, वो एनालिसिस करके उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट करके लोगों के पास पहुंचाना होगा। ठीक है, डू एम्प्लॉय फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर। उसके बाद देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वहां पे काम करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा और ये सारी चीजें हम लोग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अभी जो 6 नंबर की कैटेगरी है वो है ऑर्डर लाइन्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फॉर हाउसकीपिंग इट इज इसेंशियल दैट वी सेट क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड, ओके, एंड continuously reinforce as will as very easily slip। ठीक है, आप देख रहे हो वर्क प्लेस का नेट आएगा अभी आपको। देखिए इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो इंसुलेशन का मटेरियल पड़ा है, जिसको हैजार्डस वेस्ट में आता है। यहाँ पे ड्रम पड़े हैं केमिकल्स के और डीजल के, जो लैंड को डैमेज कर सकते हैं, लैंड को डैमेज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप और भी आपको मटेरियल दिख रहा है। ये हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ऐसे रहेगा, बारिश आएगा, उसमें पानी जाएगा, फिर स्मेल होगा और वही गंदगी हम लोग इनहेल करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं और आपको ये
दूसरा दिख रहा है जो बिफोर और आफ्टर में क्या अंतर है। इसमें आप देख रहे हो ये सारी चीजें सेट इन ऑर्डर है और ये सारी चीजें इधर उधर इकरी बिक्री पड़ी हुई है। तो हमको इसके बेनिफिट जो हो गए, हमारा वर्क प्लेस बिल्कुल क्लियर रहेगा। दूसरा, कोई भी चीज हमको टाइम पे मिलेगी। तीसरा, अनवांटेड मटेरियल से आपका स्टोरेज एरिया मिनिमाइज होगा। और बहुत सारी चीजें हैं इसकी जो 5 years में आपको क्लियर कट दिया है, जो अगले ट्रेनिंग में आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस फोटोग्राफ। तो ये एग्जांपल के लिए हमने दिया है कि इसमें गुड पॉइंट्स क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्लीमेंटेशंस क्या है। अभी हम लोग देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट क्या है इसमें। अभी बहुत सारे लोग हैं जैसे वॉल पकड़ के उसको उठा रहे हैं सिलेंडर को। दूसरा चीज, ट्रॉली प्रॉपरली लॉक नहीं किया। तीसरा, उन्होंने सिलेंडर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाया, यहाँ पे टाई करके भी ला सकते थे। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरे एग्जांपल में देखिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी टू इंप्लीमेंट है। अभी आप देखेंगे ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे रैलिंग भी बनाई इन्होंने। रैलिंग बनाई लेकिन स्टैंडर्ड है क्या? स्टैंडर्ड के हिसाब से इनका हाइट है क्या? इनकी यहां तक आ रही है, इसका मतलब इस रैलिंग की जो हाइट है वो इनएडिक्वेट है। ठीक है, तो ये कंपनी का हमने टाइम तो लगाया, मैन पावर भी लगाया, कॉस्ट भी लगाया, सारी चीजें लगा के भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो गई। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं, ये चूट लगाया है कंक्रीट के लिए। अभी कंक्रीट के लिए जो चूट लगाया है वो ड्यूरेबल है क्या? अगर गलती से लोड आता है और ये रैलिंग के और चूट के बीच में आदमी अगर स्टक होता है, उस केस में क्या होगा? दैट मीन्स वी आर, हम लोगों ने सब कुछ किया, मतलब कॉस्टिंग भी लगाई, टाइम भी गया, मैन पावर भी गया, सब गया, पर हम लोगों ने काम स्टैंडर्डाइज नहीं किया, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं किया। ठीक है, अभी आता है 6 स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। तो पहला स्टेप आप देखेंगे, ऑब्जर्व, डिसाइड टू एक्ट। कोई भी अगर ऐसा अनसेफ एक्ट आपको दिखता है तो आपको इमीडिएट वो चीज को पहले स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप कर लिया मैंने अनसेफ एक्ट को, व्हेन सेफ टू डू सो। ठीक है, सेकंड क्या है, कमेंट ऑन द सेफ बिहेवियर। अगर कोई वायलेशन कर रहा है, कोई भी एक आधी अनसेफ एक्ट हो रहा है उनसे, तो हो सकता है कि उनमें और भी कुछ सेफ है, तो उनके पहले सेफ चीजों पे बिहेव कीजिए। अगर सेफ आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि उनमें कुछ सेफ चीजें नहीं दिखेगी, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो कम से कम उनसे 2 बात करके, जैसे कि आप कहाँ के हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ऐसी थोड़ी सी कुछ अच्छी बातें करके उनको अपने साथ फैमिलियर कीजिए। थर्ड आता है डिस्कस विद द अनसेफ एक्ट। उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा उनका क्या अनसेफ एक्ट था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। जैसे अभी देख रहे हैं वुमेन कॉन्सिक्वेंसेस, सेफ वे टू डू जॉब। अभी उसमें क्या होगा, अगर मैं कोई अनसेफ एक्ट देख रहा हूँ, अनसेफ एक्ट कर रहा हूं, मानिए फॉर एग्जांपल मेरे पास रोड है, एक्सेस है, पर मैं नाली कूद के शॉर्टकट मार रहा हूं, तो मेरे से कोई भी बात करेगा वो चीज बताने के लिए, तो वही बताएगा कि शॉर्टकट मारते समय अगर मेरा पैर स्लिप हो गया है तो मैं उस नाली के एज पे गिरूंगा, मेरी हड्डी भी टूट सकती है, टांग भी टूट सकती है, उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। मानिए मैं सर के ऊपर गिर गया, सर में भी चोट आ सकती है। तो ये जो ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको उनको ब्रीफ करने पड़ेंगे। और वही चीज सेफ वे में कैसे यूज करें। फॉर एग्जांपल अभी मैं रोड का एग्जांपल दिया, जो मुझे रोड है, हालांकि मुझे थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन मैं सेफली वहां पे पहुंच पाऊंगा बिना किसी दुर्घटना के और बिना किसी नुकसान के। ठीक है, गेट एग्रीमेंट टू वर्क सेफली, और उनसे थोड़ा सा डिस्कस करके उनसे बोलना पड़ेगा, भाई साहब आज के बाद आप सही में सुरक्षित काम करेंगे और बाकी जो आपके साथी है उनसे भी सुरक्षित काम करवाएंगे। कोई भी अगर अनसेफ एक्ट करता है तो आप उनको सुधारिए, उनको समझाइए, ये सारी चीजें हमको उन्हें बतानी पड़ेगी। फिर है डिस्कस विद अदर सेफ्टी इशू। फिर उनसे ये भी बात करना पड़ेगा हम लोग को कि भाई साहब और कुछ इशू है क्या, और कोई समस्या है क्या जिसमें हम लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। आपको कोई सामग्री नहीं मिल पा रही है सुरक्षा की तो वो प्रदान कर सकते हैं, या फिर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज आपको करना है, वही काम करना है, वो कैसे परफॉर्म करना है, इसमें कोई दिक्कतें हैं, तो ये सारी चीजें भी उनसे पूछनी पड़ेगी, उनसे भी राय लेना पड़ेगा, और ग्राउंड लेवल पे क्या क्या दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं वहां पे भी हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर थैंक्स टू एम्प्लॉय, कम से कम उनको एक बार धन्यवाद बोल के, आगे भी आप हमें ऐसा सपोर्ट में रहिए, हम भी आपकी सहायता में रहेंगे, ये बोल के उनको थैंक्स भी बोलना पड़ेगा।
तो ये था हमारा 6 स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो सारे 6 स्टेप थे हमने आपको बताए हैं। अभी अगला जो इसका पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट ऑब्जर्वेशन प्रोसेस का, उसमें आपको किस तरह की सिविरिटी होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उनको कैसे कम किया जाता है, ऑडिट कैसी होती है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। थैंक यू।